थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का रिवीजन शुरू करते हैं हम। हमने इसके पहले पढ़े थे कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने पढ़े थे कि जो भी हमारा लाइबिलिटी साइड में फंड पड़ा होता है, कहाँ कहाँ से आ सकता है वो, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, रिजर्व एंड सरप्लस से, डेट से, डेट भी लॉन्ग टर्म वाला। तो इसका बेस्ट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है ना, क्या होना चाहिए। ठीक है। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमने उसी में पढ़ा था कि मैनेजमेंट वहाँ से पैसा उठाना चाहेगा जो जहाँ से इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। वेल्थ मेजर की जाती मार्केट प्राइस पर शेयर से। तो एक जो मैनेजमेंट है वहाँ से पैसा, जिस ऑप्शन से पैसा रेस करना चाहेगा जहाँ पे जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो अधिक से अधिक बढ़ जाए। ठीक है। और अगर मार्केट प्राइस पर शेयर की इन्फॉर्मेशन नहीं थी होती तो हम कहाँ ईपीएस पे रुक जाते थे कि जहाँ पे भी ईपीएस ज़्यादा होगा वहाँ से मैनेजमेंट पैसा उठाना चाहेगा। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में ये पढ़े हुए थे। ये चैप्टर है जो थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, उसकी कंटिन्यूएशन है। ठीक है। उसी का कंटिन्यूएशन है, आगे का है। पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं बेसिक एंड कॉमन एजम्पशन ऑफ ऑल द थ्योरीज में कुछ थ्योरीज दी हुई है, 4 थ्योरीज दी हुई गई है। नेट इनकम थ्योरी, नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी, एमएम थ्योरी। एमएम ने जो थ्योरी दिया था सबसे पहले उसने विथआउट टैक्स दिया था, बाद में विथ टैक्स दिया था। पहले विथआउट टैक्स दिया था, बाद में आके बोलता है नहीं अब विथ टैक्स में हम बात करेंगे। ठीक है। और इंपॉर्टेंट पेपर में इससे क्वेश्चन आते हैं जनरली। कौन सी 4 थ्योरी, सबसे पहले तो नेट इनकम थ्योरी है, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी है, ट्रेडिशनल थ्योरी है और एमएम थ्योरी विथआउट टैक्स है और विथ टैक्स है। इसको अपन बोल सकते हैं एनआई थ्योरी, इसको बोल सकते हैं नोई थ्योरी, एनओआई नोई थ्योरी नाई, एनओआई। ठीक है। अब जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़े थे इसके पहले वाले चैप्टर में, क्या वो रिलेवेंट है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फर्म? क्या जो भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो वैल्यू ऑफ फर्म को हिला सकता है, उसकी वैल्यू को ऊपर नीचे? तो या नेट इनकम थ्योरी बोलती हाँ वो हिला सकता है। नेट इनकम मतलब क्या होगा, जो पूरी इनकम स्टेटमेंट सॉल्व करने के बाद जो आखिरी में बचता है ईएई, उसी की बात कर रहा है ये। ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है ये। तो ये बोलता है कि हाँ क्योंकि अपन ने ऊपर पूरा एडजस्टमेंट कर दिए, जैसे जहाँ जहाँ से पैसा लाए उनको इंटरेस्ट दे दिया, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, इक्विटी शेयर, तो लास्ट में वही बचा। तो ये बोलता है कि हाँ जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करता है वैल्यू ऑफ फर्म को। ठीक है। और लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी कि ईबीआईटी, ईबीआईटी बोलता है नहीं नहीं, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रिलेवेंट, वो कैपिटल जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वैल्यू ऑफ फर्म को हिला नहीं सकता है। ट्रेडिशनल बोलता है कि हाँ बिल्कुल हिला सकता है। एमएम की जो पहली थ्योरी थी विदाउट टैक्स वाली, वो बोलती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हिला सकता, इरेलीवेंट है। विद टैक्स वाली बाद में आके बोलता है नहीं नहीं ये रिलेवेंट है। इसको ऐसे याद रखना, रिलेवेंट इरेलीवेंट रिलेवेंट इरेलीवेंट रिलेवेंट। ठीक है। अब चैप्टर की जो 4 थ्योरीज है, नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी और एमएम थ्योरी विदाउट टैक्स विद टैक्स, इसके कॉमन एजम्पशंस है जिसमें 6 पॉइंट है। पहला क्या है, खाली हमारे पास हमने कितने सोर्स ऑफ पढ़े थे कि फाइनेंस हो सकते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट। लेकिन ये चैप्टर बोलता है कि खाली हमारे पास 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गए। कौन कौन से? इक्विटी होगा और डेट होगा, यानी कि प्रेफरेंस नहीं होगा और रिजर्व एंड सरप्लस नहीं होगा। और जो असेट है फर्म की कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि खाली हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे ओल्ड फंड प्लस एडिशनल फंड इज इक्वल टू न्यू फंड, तो खाली ओल्ड फंड रहेगा। और ईबीआईटी भी खाली ओल्ड फंड की रहेंगी, तीसरी एजम्पशन हो गई। चौथी एजम्पशन, कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्वेश्चनों में। और कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा कम होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ जो हमारे डेट वाले वो सिक्योर होते हैं तो उनकी कॉस्ट हमेशा कम होगी। और जितना भी हम ई बचता है वो पूरा का पूरा डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कुछ भी अपन बचा के नहीं रखेंगे, यानी कि 100% डिविडेंड पे आउट रेशो होगा मेरा। 6 एजम्पशंस है, लेकिन क्वेश्चनों में काम की 2 ही एजम्पशंस है। कौन कौन सी? खाली हमारे पास 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गए, डेट ऑन इक्विटी का, और कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्वेश्चन में। ठीक है। मेन एजम्पशन 2 ही है हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्या 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गए, इक्विटी एंड डेट बार, और कॉर्पोरेट टैक्स वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बेसिक पढ़ लिए। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। ये 3 फार्मूले हैं पूरे चैप्टर भर में, खाली 3 ही फार्मूले हैं। पहला फार्मूला वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म यानी कि क्या होता है, मार्केट वैल्यू, वह मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। अब फर्म की जगह पे मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी क्वेश्चन बोल सकता है। ठीक है। इसका पहला मार्केट वैल्यू है, ये बताया गया कि इसमें जो भी फ्यूचर इनकम स्ट्रीम होती है हम उसको डिस्काउंट करके लाते हैं प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। हम पहले भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वही करते थे, फ्यूचर इनकम स्ट्रीम को डिस्काउंट करते थे। ठीक है। इसमें 3 फार्मूले वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए। वैल्यू कौन सी होती है? मार्केट वैल्यू, याद रखना हमेशा। बुक वैल्यू की बात नहीं कर रहा है ये, मार्केट वैल्यू की बात कर रहा है। 3 फार्मूले इसमें। पहला है वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ। दूसरा फार्मूला है वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू
वैल्यू ऑफ डेट यानी कि वीडी प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। फर्म में हमने पढ़ा दो ही सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गए, एक डेट होगा और इक्विटी होगा। तो वैल्यू ऑफ फर्म के लिए अपन वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये मार्केट वैल्यू है, याद रखना। ये वीडी का अपन क्या, वीडी मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ डेट यानी कि मार्केट वैल्यू। और ये सेम होगी बुक वैल्यू ऑफ डेट जो बैलेंस शीट में गिवन होती है हमको। निकालने पे भी अगर हम फार्मूला लगाने के बाद इसकी मार्केट वैल्यू निकालें तो जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी है वही आती है। इसका फार्मूला होता है निकालने का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के डी। अब हमने इसके एजम्पशन में पढ़े थे कि कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अपन को टैक्स सेविंग होगी नहीं इंटरेस्ट में। तो जितना भी इंटरेस्ट हम डेट वाले को दे रहे होंगे वही, यानी कि इंटरेस्ट दे रहे होंगे वही हमारे लिए कॉस्ट ऑफ डेट बनेंगे। के कैसे निकालते हैं, 1 - t, लेकिन टैक्स रेट है ही नहीं, तो जितना भी इंटरेस्ट हम डेट वाले को दे रहे हैं उतनी हमारी कॉस्ट बनेगी, यानी कि जितना भी इंटरेस्ट परसेंटेज गिवन होगा वही हमारा के बन जाएगा, है ना। और अब वैल्यू ऑफ इक्विटी में आते ही होती है वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसका निकालने का ई डिवाइडेड बाई के ई कैसे निकल सकती है, ई निकल सकती है हमारे पास ईबीआईटी में से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दे। ये इनकम स्टेटमेंट होता है, हमने एजम्पशंस में पढ़े दो सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गए, जैसे ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया अपने डेट का ईबीटी आया, टैक्स माइनस किया, टैक्स लेकिन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ई एट इन यहाँ पे गया अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि टैक्स एग्जिस्ट करने के बाद टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। प्रेफरेंस शेयर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, डायरेक्टली यही आ जाएगा। अगर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो ईबीटी आएगा, ईबीटी और ई दोनों बराबर ही होगी क्योंकि यहाँ का कुछ आइटम है ही नहीं। तो ई निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के ई। और हमने यहाँ 3 फार्मूले पढ़े थे, पूरे चैप्टर में 3 फार्मूले हो गए। एक ये वाला होगा वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय के ओ, दूसरा होगा वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, तीसरा यहीं से बन गया, इनको अपन ने इनके फार्मूले पढ़ लिए। तीसरा वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के डी जो इंटरेस्ट परसेंट गिवन होगा जो हम डेट को दे रहे होंगे, टैक्स सेविंग होगी नहीं क्योंकि टैक्स है नहीं, तो वही हमारी के बन जाएंगी। वैल्यू ऑफ इक्विटी ई डिवाइडेड बाई के ई। 3 फार्मूले हो गए पूरे चैप्टर में, ठीक है। और ये पॉइंट ये याद रखना कि जितनी बुक वैल्यू डेट की दी होगी, हाँ बुक वैल्यू जितनी भी डेट की दी होगी वही मार्केट वैल्यू ही बनेंगी, सॉल्व करने पे भी वही आंसर आएगा। वैल्यू ऑफ डेट वैल्यू ऑफ इक्विटी हम ऐसे निकालते हैं, 3 ही फार्मूले चैप्टर 1 में, इतना ही पढ़ना था चैप्टर में। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछ सकता है। हमने पढ़े थे कि स्टेटमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ, इसकी 2 मेथड होती है, एक बुक वैल्यू होती है और मार्केट वैल्यू मेथड होती है। हम अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमको मार्केट वैल्यू मेथड लगाना पड़ता है। मार्केट वैल्यू में क्या करते हैं हम, इक्विटी की और रिजर्व सरप्लस मार्केट वैल्यू लेके अमाउंट कॉलम में मार्केट वैल्यू लेते थे, फिर उससे वेट बनता था, फिर कॉस्ट ऑफ जो भी हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट है हम वेट को से टू करते थे, तो हमारे पास जो आंसर आता था फिर उसको टोटल करते थे, तो हमारे पास क्या बनता था, के आता था, जिसको हम WACC बोलते थे। वैसे यहाँ पे मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमारा के निकलेगा, बुक वैल्यू के हिसाब से मत निकालना। ये के पूछा है तो यहाँ से के निकल जाएगा, के इधर ले गए ईबीआईटी डिवाइडेड VF तो के निकल जाएगा। 3 फार्मूले। अभी नेट जो थ्योरीज है हमारे पास, हमने 4 थ्योरीज पढ़े थे, 3 फार्मूले पढ़ लिए पूरे चैप्टर में, 4 थ्योरीज पढ़े थे, इसमें 2 की थ्योरी याद रखना है हमको। पहले बात करते हैं नेट इनकम थ्योरी की। नेट इनकम थ्योरी की बात करते हैं हम। नेट इनकम थ्योरी बोलती है धंधे में जितना डेट लाते जाओगे, जितना भी डेट लेते जाओगे आप, जितना भी डेट लेके आते जाओगे आप, ठीक है, जितना भी डेट लेके आते जाओगे आप, आपका के कांस्टेंट रहेगा, के भी कांस्टेंट रहेगा, के फॉल करेगा, क्योंकि आप धंधे में सस्ता पैसा ज़्यादा लेके आ रहे हो तो आपका के फॉल करेगा। ये थ्योरी लग सकती है क्या, एक ही कंपनी की अलग दो अलग सिचुएशन दी है तो ये लग जाएंगी, 2 अलग अलग कंपनी हो तो भी यही थ्योरी लग जाएंगी। क्या है, 2 अलग अलग कंपनी दी हुई है और नेट इनकम थ्योरी लग रही है, तो दोनों का के सेम होगा, के सेम होगा, और ओवरऑल जो के है फॉल करेगा। मान के चलिए एक कंपनी ए का डाटा है, कंपनी बी का डाटा है, और नेट इनकम थ्योरी यानी कि NI थ्योरी लग रही है, तो हमारा के कांस्टेंट रहेगा, के भी कांस्टेंट रहेगा, के फॉल करेगा। दोनों कंपनी में के सेम रहेगा हमेशा, भले ये एक कंपनी उसके अंदर 2 फर्म है तो भी यही प्रॉपर्टी लगेंगी, 2 अलग अलग कंपनी है तो भी यही प्रॉपर्टी लगेंगी, अगर NI थ्योरी नेट इनकम थ्योरी लग रही है तो, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं NOI थ्योरी, इसको अपन बोलते हैं नोई, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, जिसको अपन बोलते हैं नोई थ्योरी। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे जैसे हम धंधे में डेट लेके आते जाएंगे हमारा के है वो कांस्टेंट रहेगा, के बढ़ेगा, नोई का के बढ़ता है, ट्रिक टू लर्न है, के जो है हमारा बढ़ जाएगा,
क्योंकि जैसे जैसे हमारे धंधे में डेट आता जा रहा है, इक्विटी वाला बोल रहा है कि मैं रिस्की होते जा रहा हूँ, तो मेरा पहले जितने रिटर्न में काम नहीं चलेगा, मेरे को और रिटर्न चाहिए। के ही हमारा बढ़ेगा और के जो है वो कौन सेम रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाली है इसकी, है ना। के अगर एक ही फर्म की दो अलग अलग सिचुएशन दी है तो भी हमारा के सेम रहेगा। उसको के मिसिंग मिसिंग हो सकता है, एक फर्म का के दिया है दूसरे का नहीं दिया हुआ है, और एन थ्योरी फॉलो हो रही, तो इसका जो के था वो भी इसका के होगा, क्योंकि के सेम रहता है। के भी दोनों का सेम रहेगा, के ही लेकिन बढ़ जाएगा। ये प्रॉपर्टी याद रखना है। यहाँ पे लिखा था ना, के विल रिमेन सेम एज वेल एज ऑफ एनी कंपनी रिस्पेक्टिव ऑफ द डेट और इक्विटी मिक्स। ठीक है, किसी भी लेवल पे डेट और इक्विटी के ये प्रॉपर्टी लग जाएंगी दोनों। ये दोनों की प्रॉपर्टी याद रखना है। सबसे पहले पहले के था, यहाँ भी के ओ प्रॉपर्टी याद रखना है बस हमको। उसके बाद हम आते हैं, ये ट्रेडिशनल है जो लेस इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 स्टेजेस होती है, पहले एन थ्योरी, फिर एन थ्योरी, और लास्ट में जाके तीनों बढ़ जाते हैं। के भी बढ़ेगा, के भी बढ़ेगा और के भी बढ़ेगा। अब अगर क्वेश्चन में दिया टोटल कैपिटलाइजेशन, यानी कि टोटल मार्केट वैल्यू दी है, यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म दी है, इसमें वैल्यू ऑफ डेट भी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी है, वैल्यू ऑफ डेट भी, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी है। टोटल कैपिटलाइजेशन दी है यानी कि टोटल मार्केट वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म दी है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिया यानी कि के ही दिया हुआ है। कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है, अब दिया नहीं है कि नहीं किसका, डेट का है कि इक्विटी का, यानी कि के दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में दिया होगा द प्रेजेंटली द कंपनी फाइनेंस एंटायरली बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, 20 लाख दिया है, तो ये बुक वैल्यू होगी ना कि मार्केट वैल्यू। इक्विटी की दी हुई है ना, हम इसको ये नहीं मान सकते कि भैया ये वी दिया हुआ है, क्योंकि हमें मार्केट वैल्यू है, मैं इसका मतलब होता है मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन में दिया हुआ यानी कि बुक वैल्यू दी हुई है, हमको वी का फॉर्मूला लगा के मार्केट वैल्यू पे आना पड़ेगा। क्वेश्चन बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कंपनी, वैल्यू ऑफ द कंपनी लिखा यानी कि वैल्यू ऑफ द फर्म ही, और ये मार्केट वैल्यू की बात कर रहा है। अगर ट्रेडिशनल मेथड लगती है तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, तीनों चीज़ें बढ़ती है हमारी। जैसे जैसे डेट आते जाता है हमारे पास, के डी भी बढ़ता है, के ई भी बढ़ता है, के ओ भी बढ़ता है। तो वही हमारे धंधे में पहले के ई इतना था, के डी इतना था, डेट इतना था, ई बी आई टी इतना था। अब धंधे में और ज़्यादा डेट आ रहा है और हम डेट को फाइनेंस कर रहे हैं। ये डेट आ रहा है हमारे धंधे, पैसा और लाना है और पैसा आ रहा है हमारा डेट से। तो वैल्यू ऑफ डेट क्या हो जाएगा हमारे पास, पुराना डेट प्लस नया डेट किया कि हमारा वैल्यू ऑफ डेट आ गया। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी कि वी तो सेम ही है, क्वेश्चन में उसके चेंज के बारे में दिया नहीं, तो जो पहले हमारी वी थी पहली बिफोर न्यू प्रपोजल, वही वी यहाँ पे रहेंगी। अब ट्रेडिशनल मेथड फॉलो हो रही है तो कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ेगा हमारा, फिर से निकालेंगे हम, के भी फिर से निकालेंगे और के जो है वो भी हमारा बढ़ जाएगा, तो हम फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी में। थ्योरी क्या बोलती है, थ्योरी एक सबसे पहले विथआउट टैक्स थी और विथ टैक्स थी। अगर विथआउट टैक्स है तो ये विथआउट टैक्स वाला जो है फॉलो करता है किसको, पता है, एन को। बस विथआउट टैक्स वाला बोलता है जो एन ने बोल दिया मैं भी वही बोलता हूँ, सेम प्रॉपर्टी लग जाएंगी और इसके फॉर्मूले जो है सेम टू सेम ही, सारे चैप्टर के फॉर्मूले भी यही लग जाएंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन डज नॉट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द टैक्स एंड आस्क टू सॉल्व एज पर तो विथआउट टैक्स वाला लगेगा। और क्वेश्चन में बोलता है कि भैया तुम एन थ्योरी से करो, यानी कि एन थ्योरी से करो, और क्वेश्चन ने टैक्स की इन्फॉर्मेशन दे दिया है, लेकिन हमने तो इसके एजम्पशन में पढ़ते कि टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है और एन दे दिया है, तो हम इसमें कौन सी वाली विथ टैक्स वाला लगा देंगे। ठीक है, विथ टैक्स वाला क्या बोलता है, सबसे पहले ये विथ टैक्स वाला एक्सेप्शन है टू सारी एजम्पशंस का हमने जितना पढ़े थे। ये बोलता है सबसे पहले स्टेप 1 फर्म को डिवाइड कर लो अनलीवर्ड फर्म में और लीवर्ड फर्म में। अनलीवर्ड फर्म मतलब क्या होता है, हमने लीवरेज वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे, जिसमें हमारा जो भी फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट नहीं है। फिक्स कॉस्ट कौन सी, फाइनेंशियल फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट की बात कर रहा है। अनलीवर्ड यानी क्या, डेट प्रेजेंट नहीं है। प्रेफरेंस शेयर की क्यों नहीं बात हो रही, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के ये फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, डेट की इंटरेस्ट होती है। और एक और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट पढ़े थे हमने, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, लेकिन हमने इसके एजम्पशन में पढ़ लिए थे कि प्रेफरेंस शेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, खाली डेट और इक्विटी पर होता है। तो यहाँ पे अपन लीवर्ड है अनलीवर्ड है जज करेंगे कि अगर धंधे में डेट प्रेजेंट था, यहाँ नहीं है, तो वो अनलीवर्ड, और प्रेजेंट है तो वो लीवर्ड फर्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, फिर निकालेंगे वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, दोनों डिफरेंट आएंगी। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म कैसे निकलती है, सेम वैल्यू जो हमने पहले ये वाले फॉर्मूले में सीखे थे, EBIT डिवाइड बाय KO, लेकिन यहाँ पे टैक्स आ गया है, तो इसके कारण EBIT डिवाइड बाय KO इसको अपन इंटू कर देंगे 1 - T से। EBIT डिवाइड बाय KO इंटू 1 - T। अब वैल्यू ऑफ
लीवर्ड फॉर्म निकालना है तो सबसे इसमें अपन करेंगे वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस डेट इंटू टैक्स रेट है, डेट इंटू इंटरेस्ट मत कर देना, टैक्स रेट है, टैक्स रेट है, टैक्स रेट है, टैक्स रेट है, डेट इंटू टैक्स रेट। यहाँ के बन गए 2 फॉर्मूले। अब जो भाई ये हमारा इसमें टैक्स आ गया है, टैक्स के कारण 4 जगह इम्पैक्ट होगा। कहाँ कहाँ पे होगा? पहला ये 1 - t होगा। दूसरा जो हम के डी निकालेंगे वहाँ तो हमने पढ़े थे कि वहाँ पे टैक्स है ही नहीं, तो जितना कोई टैक्स सेविंग हो नहीं रही है तो हम जितना भी इंटरेस्ट दिया रहता है तो उसको के डी मान लेते थे। हमने यहाँ पे पढ़े हुए थे, यहाँ पे ये पढ़े हुए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टैक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो के डी निकालते टाइम यहाँ पे 1 - t करना पड़ेगा। दूसरा इम्पैक्ट। तीसरा इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते थे हम? वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकालते थे हम? ई डिवाइडेड बाई के ई, ये लिखा हुआ है ई डिवाइडेड बाई के ई कैसे निकालते थे? यहाँ पे EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो सीधे हम यहाँ पे पहुँच जाते थे ई तक। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, टैक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ई कैसे निकालेंगे हम? EBIT माइनस इंटरेस्ट और 1 - t से इंटू कर देंगे इसको। 4 जगह इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे हो गया मिलर में टैक्स का? पहला यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, जो हम अभी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? जो भी हमारी वैल्यू निकली, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म, इसको हम बराबर में रख सकते हैं किसके, पता है? इसके वैल्यू ऑफ फॉर्म के, और जिससे हम याला फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं और याला भी। लेकिन इसमें एक हमको एक चीज़ ध्यान रखना है। क्या रखना है? अगर हम ये वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म को की वैल्यू को बराबर रखते हैं वैल्यू ऑफ इसके, तो टैक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन को 1 - t लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये टैक्स का चौथा इम्पैक्ट में भी आ जाता है। अगर KO निकालना है हमको, EBIT निकालना है, ठीक है। एक और बार फिर से पढ़ते हैं इसको। जो है दोनों वैल्यू निकली है, हम इसको VF के बराबर रख के पिछले पेज के फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर हम उसमें पहले वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, हाँ, और VL की वैल्यू रख रहे हैं हम VF के बराबर पे, तो 1 - t करना पड़ेगा। और 1 - t इसमें तो है ही है, पहले से इसमें एग्जिस्ट करता ही है, ठीक है। और याद रखना जो यहाँ से वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म आई है, जिसको हम बराबर में रख रहे हैं VF के, जिससे हम पिछले पेज के पहला फार्मूला दूसरा फार्मूला तक पहुँच रहे हैं, तो इससे हम वाले फार्मूले VD + V तक भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। इन क्रक्स अगर मैं बोलना चाहूँ तो दोनों की वैल्यू है इसको VF के बराबर रख के अपन पिछले पेज के फार्मूले सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं VL, देखो मेरे को KO पूछा क्वेश्चन ने, तो मैं सेम यही वाला फार्मूला लगा के KO निकाल सकता हूँ। अगर मैं VL की वैल्यू को रख रहा हूँ किसके बराबर में, VF के बराबर में, तो मेरे को एक एक्स्ट्रा चीज़ 1 - t यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स प्रेजेंट है। 4 इम्पैक्ट टैक्स के पहले कहाँ पे हो गया, कि यहाँ पे हो गया, दूसरा KD में हो गया, तीसरा EA में हो गया, चौथा यहाँ पे हो गया। और ये मैंने पढ़ चुका हूँ कि इसको रख के मैं जो पिछले पेज का दूसरा फार्मूला था VF = वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, से मैं यहाँ तक भी पहुँच सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, हम कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अगर 2 कंपनीज अलग अलग है हमारे पास, और कंपनी बोलता है NOI अप्रोच, यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, NOI अप्रोच फॉलो कर रहा है, तो अपन ने उसमें क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे भाई? क्या यहाँ पे कि KD कांस्टेंट रहता है, KE बढ़ता है, और KO दोनों का सेम रहता है, KO सेम रहता है। यहाँ पे 2 कंपनी है, इसका KO गिवन है मेरे को, और दूसरी कंपनी का KO गिवन नहीं है, तो जो भी इसका KO होगा वो भी इसी का KO होगा। समझ गए? NOI अप्रोच फॉलो हो रही है, क्योंकि सिंपली इसका मतलब यही है। और अगर मैं NOI अप्रोच फॉलो हो रही है मान ले, तो मैंने क्या पढ़ा कि इसका KO होगा, या इसका KO जो भी है वो इसका KO होगा, बराबर हो गए दोनों। अगर मेरा स्टेटमेंट ऑफ KOWCC से KO निकल रहा है और वो अलग आ रहा है, तो मैं उसको अहमियत नहीं दूंगा, क्योंकि थ्योरी बोलती है कि KO सेम होना चाहिए दोनों का, NOI अप्रोच अगर फॉलो हो रही है तो, ठीक है। अगर हम स्टेटमेंट ऑफ KOWCC से निकाल भी रहे हैं तो अपन उसको इग्नोर मारेंगे, क्योंकि NOI अप्रोच हो रही है और फॉलो हो रही है, तो दोनों का KO बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कंपनी जो है इक्विटी फाइनेंस से होली 25 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू की इक्विटी है, जिसकी KE दी हुई है 21%। हाँ, होली फाइनेंस से इक्विटी से, यानी कि खाली उसमें इक्विटी है और KE दिया हो 21%, यानी कि इसको अपन KO बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और जो मार्केट वैल्यू दी है इसको अपन क्या बोल सकते हैं? वैल्यू ऑफ इक्विटी है ये, KE बस है तो अपन इसको KO बोल सकते हैं। अब देखो थ्योरी लग रही है, इक्विटी है यानी कि ये अनलीवर्ड फॉर्म है, डेट नहीं है, तो अपन इसको वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म 25 लाख रुपए बोल सकते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म 25 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पे जो है डेट है ही नहीं,
तो वी यू इज इक्वल टू 25 लाख के हो गया। अब ये दूसरा पॉइंट बोलता है क्वेश्चन, कंपनी बायबैक कर रही है अपने शेयर के, जिसमें से 5 लाख शेयर बायबैक कर रही है, इक्विटी शेयर 5 लाख रुपए के। तो ये 5 लाख रुपए जो है ना भाई, बुक वैल्यू से माइनस हो गए, ना कि मार्केट वैल्यू। इस मार्केट वैल्यू से 5 लाख रुपए बुक वैल्यू से माइनस होते हैं बाई इशूइंग डेट। यानी कि पहले कंपनी अनलीवर्ड थी, अब लीवर्ड हो गई है। लीवर्ड का फॉर्मूला लगेगा, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस डेट इंटू टैक्स रेट होता है। अब वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म में 25 लाख भरूंगा मैं डायरेक्टली। ऐसा मत करना कि 25 में से 5, क्योंकि हमने पहले ही समझ लिया कि 5 लाख माइनस होता है बुक वैल्यू से, ना कि मार्केट वैल्यू से। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म में वैसी की वैसी 25 लाख लिखूँगा, डेट इंटू टैक्स रेट करूँगा, ये आ गई वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म। अब इसमें से 5 लाख की मार्केट वैल्यू का तो डेट था, मेरा 5 लाख इधर लिखा कि 5 लाख का डेट है। अब इस टोटल में से 5 लाख माइनस किया तो मैंने देखा कि यार अब तो वैल्यू ऑफ इक्विटी 21,50,000 ही बची हुई है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू भी कम हो गई। पहले 25 थी, अब 21.5 बच गई। ठीक है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। और अगर कोई भी ऐसे कैपिटल रीस्ट्रक्चर हुआ, पहले इक्विटी था अब डेट आ गया, कैपिटल रीस्ट्रक्चर हुआ, तो दोनों में ईबीआईटी जो है ना भाई सेम ही होगी। ईबीआईटी जो है सेम ही होगी, पहले भी और अभी भी। बिफोर और आफ्टर कैपिटल रीस्ट्रक्चर ईबीआईटी सेम ही होगी। तो मैं ईबीआईटी तक पहुंचने के लिए बिफोर रीस्ट्रक्शन का सहारा ले सकता हूँ, क्योंकि वी यू गिवन ही होता है मेरे को, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म गिवन ही है, इज इक्वल टू ईबीआईटी इंटू 1 - इंटू के ओ। क्योंकि एक ही सोर्स ऑफ फाइनेंस था तो इसी को मैं के ओ मान सकता हूँ। ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, टैक्स रेट भी गिवन ही है, तो मैं ईबीआईटी जो है इजीली निकाल सकता हूँ यहाँ से। अगर कंपनी में एक ही सोर्स ऑफ फाइनेंस दिया हुई इक्विटी और उसको के ही दी हुई है 16%, तो यही के ओ भी बन जाएंगे मेरे पास। ठीक है, अब दिया है कंपनी, ये दिया हुआ है कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 18% दिया हुआ है, और इक्विटी यानी कि के ही दिया हुआ है। ये टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, और एब्सेंस ऑफ पर्सनल टैक्स। पर्सनल टैक्स का कोई काम नहीं है, पर्सनल टैक्स यानी कि शेयर होल्डर की बात कर रहा है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे लिखा था टू फॉर्म पी एंड क्यू विच आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट वी डज नॉट यूज डेट। दो फॉर्म आइडेंटिकल है, पी में डेट नहीं है यानी कि अनलीवर्ड फॉर्म है, और इसमें डेट है यानी कि लीवर्ड फॉर्म है, और आइडेंटिकल बोला है, मीन्स यहाँ पे आइडेंटिकल है। देखो पी में डेट नहीं है यानी कि इक्विटी होगा, और आइडेंटिकल बोला है यहाँ पे डेट है, यहाँ पे इक्विटी भी होगा। ये यहाँ पे आओ वापस, ये कौन सी हुई हमारी अनलीवर्ड हुई। वी यू का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड का फॉर्मूला लगा मेरे पास, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड आ गई। अब मैं वैल्यू ऑफ लीवर्ड निकालता हूँ यहाँ के लिए, तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस डेट इंटू टैक्स रेट, डेट भी गिवन होगा, टैक्स रेट भी गिवन होगा, लेकिन ये वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड में मैं क्या लेके चलूँ, आइडेंटिकल है, तो जो पहले मेरा जो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड आया था वो यहाँ पे लेके चलूँगा, क्योंकि सेम है, यहाँ पे भी इक्विटी रही होगी उसी अमाउंट की। तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड में मैं जो इसकी आई है ना वो यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, क्योंकि आइडेंटिकल। अब अपन आते हैं नए कॉन्सेप्ट में, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का भाव यहाँ किसी मार्केट में कुछ चल रहा है, दूसरे मार्केट में कुछ महंगा चल रहा है, तो मैं यहाँ से खरीद के यहाँ पे बेच दूंगा, तो और बीच का कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लूँगा, इसको बोलते हैं अपन आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेज क्या बोलता है, अगर हम एम वर्ल्ड में मोदी मिलीनियर, मोदी मिलानी वाली अप्रोच है, मोदी गिलानी मिलर वाली अप्रोच है, एम और विदाउट टैक्स है। यानी कि हमारा एन लग जाएगा नॉई वाला। एन में क्या होता है, एन थ्योरी बोलती है दोनों का के ओ बराबर होगा, और ईबीआईटी भी बराबर ही होता है, तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म दोनों बराबर ही आएंगी। इसमें मेरे को निकालना है अगर वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म, और ये यहाँ पे मैं अगर सॉल्व कर दूँ, एम अप्रोच है विदाउट टैक्स है, तो एन लग जाता है, एन लग जाता है। एन में वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकालते हैं, वो 3 फॉर्मूले पूरे चैप्टर में लगता है, ईबीआईटी डिवाइड बाय के ओ दोनों में सेम होगा, ईबीआईटी भी सेम होगा, तो दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएंगी। बराबर आ गई तो फ़ायदा कैसे निकालेंगे हम आर्बिट्रेज का, तो हमको हाँ थोड़ा सा अंतर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट अलग अलग निकाल के फिर वैल्यू ऑफ फॉर्म तक पहुंचना पड़ेगा, जिससे दोनों की वैल्यू में दोनों की वैल्यू अलग अलग आएंगी। यानी कि वाला फार्मूला नहीं लगेगा, कौन सा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय क्यू, क्योंकि एनवाई अप्रोच फॉलो हो रही है, और क्यू और ईबीआईटी बराबर होगा तो दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएंगी। अलग अलग आने के लिए हम वैल्यू ऑफ डेट अलग निकालेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी अलग निकालेंगे, दोनों को ऐड करके वैल्यू ऑफ फर्म तक पहुंचेंगे, जिससे दोनों की वैल्यू अलग अलग आएंगी। अब जो भी हमारा इन्वेस्टर है वो जहाँ पे महंगा है, महंगे में बेच के सस्ती जगह आना चाहेगा, महंगा माल बेच देगा और फिर सस्ती जगह आना चाहेगा,
उनने महंगा बेच दिया, अब सस्ते से खरीदना चाह रहा है वो, ठीक है, ये मान के चलना। अगर वो लीवर्ड फॉर्म से अनलीवर्ड में आता है, जहाँ पे डेट प्रेजेंट था जिस भी फॉर्म में, वहाँ से अनलीवर्ड में आता है, यानी कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म ज़्यादा है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म से, सबसे पहले वो क्या करेंगे, जितने भी उसके इक्विटी शेयर है मार्केट वैल्यू के, पूरे बेच देगा। दूसरी स्टेप होगी, पहली स्टेप होगी पूरे मार्केट, उसने इक्विटी शेयर बेच दिया, उसके जितने उसके पास थे, जितनी मार्केट वैल्यू के उसके पास इक्विटी शेयर थे वो पूरे बेच दिया उसने। दूसरी स्टेप होगी कि लीवर्ड फॉर्म में जितना भी डेट पड़ा होगा और जितने परसेंट की हिस्सेदारी थी उसकी इक्विटी में, उतने ही परसेंट की हिस्सेदारी का वो डेट है बोरो करेगा उसी रेट से जितना कंपनी ने बोरो करी है। क्या, मान के चल कंपनी में हिस्सेदारी थी 10% और 10 लाख का लोन है, तो 10 लाख का 10% जो है बोरो करके लाएगा बाहर से, उसी रेट से जितना कंपनी ने बोरो करके लाई है। दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप, जितना उनने माल इक्विटी शेयर बेच दिया था प्लस जितना बोरो करके लाया बाहर से पैसों, दोनों को इन्वेस्ट करेंगे वो अनलीवर्ड फॉर्म में। 3 स्टेप हो गए। चौथे स्टेप में हम कंप्यूट करेंगे कि आर्बिट्रेज के कारण फ़ायदा कितना हुआ है। जो भी अनलीवर्ड से उसका डिविडेंड रिसीवेबल है जो उसको भविष्य में मिलेगा, वो डिविडेंड माइनस करेंगे हम, जो हमने पैसा उधारी लेके आए उसका इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जो हम फॉरगॉन किए डिविडेंड ऑफ लीवर्ड फॉर्म, तो हमारा फ़ायदा निकल जाएगा। डिविडेंड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे हम, जो मिल सकता है अनलीवर्ड फॉर्म का, EBIT डिवाइडेड बाय जितनी भी वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू इक्विटी है इनटू मैंने कितनी मार्केट वैल्यू की खरीदा हूँ, यहाँ से इंटरेस्ट ऑन बोरिंग डायरेक्टली निकल जाएगा। और फॉरगॉन डिविडेंड कैसे निकालेंगे, जितना भी EBIT था, ये कौन सी लीवर्ड फॉर्म है, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करूँगा, EBT तक पहुँचूंगा, माइनस करूँगा टैक्स, लेकिन टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो डायरेक्टली मैं EAT में प्रेफरेंस शेयर माइनस प्रेफरेंस शेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो डायरेक्टली EAE तक पहुँच जाऊँगा मैं। तो EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ शेयर हेल्ड बाय द इन्वेस्टर से मैं ये निकल जाएगा कि कितना प्रॉफिट मेरा फॉरगॉन हुआ है। 4 स्टेप है। सबसे पहले पूरे मार्केट वैल्यू के शेयर बेच दूंगा। दूसरा, जितने परसेंट की हिस्सेदारी थी इक्विटी में, उतनी परसेंट की हिस्सेदारी के मैं माल जितना डेट था उतना ही परसेंट हिस्सेदारी से डेट मैं लेके आऊँगा उसी रेट पे जितने कंपनी ने उठाई है। दोनों जो पैसा आया है उसको मैं अनलीवर्ड फॉर्म में डाल दूंगा। अब कंप्यूटेशन करूँगा कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हुआ है। तो डिविडेंड पे रिसीवेबल जो मिलेगा मेरे को याली फर्म से, माइनस करूँगा जो मैंने उधारी का पैसा लाया था दूसरे स्टेप में, माइनस करूँगा जो मेरे को यहाँ से डिविडेंड मिल सकता था। और याद रखना लीवर्ड यानी कि डेट प्रेजेंट होगा तो EBIT में से पहले इंटरेस्ट माइनस होगा। अब आते हैं, अब हो सकता है कि अनलीवर्ड से वो लीवर्ड में जा रहा हो। वहाँ 4 थी स्टेप, यहाँ 3 ही है। पहले मैंने वहाँ पढ़ा था पूरे अपने जो भी इक्विटी शेयर है पूरे बेच देगा मार्केट वैल्यू के, वो उन्हें बेच दिया। दूसरे में क्या था, वो जितने हिस्सेदारी इक्विटी में रखता था उतने हिस्सेदारी के डेट बोरो करके लाता है। जितना डेट कंपनी के पास है ना, माने 10 लाख का है, 10% की हिस्सेदारी कंपनी में होल्ड करता है। 10 लाख का 10% 1 लाख रुपये का उधारी लेके आएगा, किस रेट से, जितने की कंपनी ने उठाई है। पर यहाँ पे क्या है, ये अनलीवर्ड है ना, यहाँ पे तो डेट होगा ही नहीं, तो कहाँ से उधारी लेके आए। तो अपन मान के चलेंगे कि जितना पैसा जिसने बेचा था उतना ही इन्वेस्ट करके चल रहा है वो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी ऑफ इसके में। जितना पैसा उन्हें बेच दिया उसकी जेब में पैसा आया, अब वो पूरा पैसा लीवर्ड फॉर्म में डाल रहा है। किस रेशो में डाल रहा है, इस जो लीवर्ड फॉर्म में हमारा डेट और इक्विटी है, जितनी मार्केट वैल्यू का डेट और इक्विटी उस रेशो में अपन बांट देंगे। तो अपन बोल देंगे जितना पैसा है वो इस इक्विटी में इतना लगा है और डेट में इतना लगा हुआ है, ये पैसा लग गया। अपन करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ आर्बिट्रेज गेन। पहला, जो डिविडेंड हमको रिसीवेबल है लीवरेज फॉर्म से, लीवरेज फॉर्म है तो अपन क्या करेंगे, लीवरेज मतलब डेट प्रेजेंट है, तो EBIT में से पहले अपन इंटरेस्ट माइनस करेंगे, फिर उसमें EBIT में से अपन इंटरेस्ट माइनस किए, फिर ये आएगा हमारे पास EAE लगाने के बाद हम जितने भी परसेंटेज में इन्वेस्टेड है उससे अपन इंटू कर देंगे, या फिर याला भी लग सकते हैं कितने मार्केट वैल्यू के हमारे पास, टोटल मार्केट वैल्यू इतनी थी, इंटू करूँगा कि मेरे पास कितने मार्केट वैल्यू के थे, प्रोपोर्शनेटली निकाल सकता हूँ मैं। हाँ, अब याद रखना वहाँ पे मैंने इंटरेस्ट माइनस किया था क्योंकि मैंने बोरो करके लाया था, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ डेट में। ये याद रखना, जो पैसा मैंने बताया था कि जो भी जेब में पैसा आया वो पैसा लगाता हूँ मैं काय में, जितना भी पैसा आया है वो डेट और इक्विटी की रेशो में लगा देता हूँ, जो इसमें जो भी रेशो था मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और इक्विटी का। पर मैं ये समझने के लिए भरे, इसमें नहीं, यही कंपनी में नहीं लगा रहा हूँ।
खाली इस कंपनी में लगा रहा हूँ बस समझने के लिए। तो मेरे पे यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा ना कि जाएगा। तो प्लस किया मैंने, इंटरेस्ट माइनस कर लिया, डिविडेंड फॉरगॉट इन अनलीवर्ड कंपनी। अनलीवर्ड कंपनी में डायरेक्टली अपन कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि अनलीवर्ड है, EBIT डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेटली निकाल लूँगा मैं। और क्वेश्चन ने बताया नहीं कि कितने % शेयर होल्ड करता हूँ, तो 10% मान लूँगा मैं। ये दिया हुआ है 2 फॉर्म में, A और B, P और Q। अब इसमें के ही नहीं दिया हुआ, इसमें के ही दिया हुआ है। क्वेश्चन बोलते हैं कि नेट इनकम थ्योरी लगाओ। नेट इनकम थ्योरी का मैंने क्या पढ़ा था, नेट इनकम थ्योरी लगती है तो दोनों का KD सेम रहेगा, के ही सेम रहेगा, के जो है फॉल करेगा। तो क्वेश्चन में इसका के ही दिया हुआ, इसका नहीं दिया हुआ, यानी कि के ही तो कॉन्स्टेंट रहेगा एट एनी लेवल ऑफ डेट इक्विटी में। तो जाने इतना जिसका के ही है, इतना भी इसका 15% के ही होगा। और हमने पढ़े थे NOI थ्योरी दी है, लेकिन क्वेश्चन में NI थ्योरी दी है, नेट इनकम अप्रोच, क्वेश्चन में टैक्स दे दिया है। क्वेश्चन गलत है, लेकिन अब हम लिख तो सकते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला था उसमें 1 - T कर देंगे। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते थे, उदाहरण के लिए EAE माइनस के ई, यहाँ तक पहुँचने के लिए अपन क्या करते थे, EBIT माइनस इंटरेस्ट करते थे, इंटू कर देंगे 1 - T से। याद रखना क्वेश्चन गलत है, लेकिन हमको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि टैक्स दिया है। एजम्पशंस के देखा जाए तो टैक्स तो देना नहीं चाहिए था। ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा।